अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। तो शुरू करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीधे। मैं आपको ये बात यहाँ पर बता दूं कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर थ्योरी ऐसी नहीं है जिसको ये लेबल लगाया जा सकता है कि इस थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, यानी देयर वाज नॉट such a single theory which could be labeled as classical theory of employment। बल्कि क्या है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे उन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स में अगर हम बात करें डेविड रिकार्डो की, अगर हम जेएस मिल की बात करें, अगर हम एसी पीगो की बात करें, ठीक है ना, और अगर हम जेबी से की बात करें, तो ये सभी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स जो हैं इनके व्यूज़ जो हैं, इनके जो सोच है, इनका जो फेथ है, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया गया है। तो उन्हीं जो इकट्ठे किए गए उन स्टेटमेंट्स को ही क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। या फिर हम यूँ कहेंगे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे उन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के जो बिलीफ्स थे या फिर उन्होंने जो पोस्टुलेट्स बनाए, तो उस सभी पोस्टुलेट्स को ही, उन फेथ्स को ही, उन स्टेटमेंट्स को ही क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा गया है या कहा जाता है। एडम स्मिथ जिन्होंने 1776 में अपनी मशहूर किताब पब्लिश की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उस ज़माने से ही या उस समय से ही या उसकी बुक जब पब्लिश हो गई तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो डेवलप हुई। तो उसमें, या हम यूँ कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड देन बाय डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, एसी पीगो एंड जेबी से। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लेबल नहीं दिया गया है, बल्कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे उन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का जो फेथ था, उन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की जो व्यू थी, उन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स की जो ओपिनियन थी कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो इनकम होता है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, इन दो चीज़ों के रिलेटेड या इन दो चीज़ों के बारे में, तो उन सभी फेथ्स को, उन सभी स्टेटमेंट्स को, उन सभी पोस्टुलेट्स को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसी को हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो 1776 में जब एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, या हम शॉर्ट में जिसे कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, को पब्लिश किया, तो उसी समय या उसी वक्त से क्लासिकल थ्योरी जो है वो डेवलप हो गई। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है ना, किसने, इसमें डेविड रिकार्डो आता है, जेएस मिल आता है, एसी पीगो आता है, जेबी से आता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जेबी से का जो लॉ है, सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट को ये कहा जाता है कि वो कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और जेबी से वाला जो लॉ है, सप्लाई क्रिएट सिटीज ओन डिमांड, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर आप लोगों को दे दूंगा, या उसमें हम सेपरेट एक लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। अब अगर हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल्स की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि ये जो क्लासिकल्स थे उन्होंने अपनी व्यूज़ रखी, उन्होंने अपनी ओपिनियंस रखी, उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनके जो फेथ्स थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल्स। ठीक है ना। तो अब वो क्लासिकल्स क्या मानते थे, या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी क्या सोच थी, वो क्या मान के चलते थे। पहली बात अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट जो है अगर हम इस पे बात करेंगे यहाँ पर बेटा, देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का जो पहला पोस्टुलेट है, जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला फेथ है, ठीक है ना, तो वो क्या मानकर चलते थे कि एक कैपिटलिस्ट, फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी
वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। वो हमेशा ये मान के चलते थे कि लॉन्ग रन में एक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑलवेज क्या एग्जिस्ट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, जो दूसरा पोस्टुलेट उनका था, इकोनॉमी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी वो ये मानकर चलते थे सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कि इकोनॉमी के अंदर जो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इसका एक परमानेंट फीचर होता है, या इकोनॉमी जो है वो हमेशा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है, वहाँ पर डिस इक्विलिब्रियम कोई भी होता नहीं। अगर कभी डिस इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर होगा भी तो वो टेम्पररी इन नेचर होगा, और फिर उस इकोनॉमी में जो इनविजिबल हैंड है, जो मार्केटिंग फोर्सेस हैं, वो मार्केटिंग फोर्सेस एक्ट एंड रिएक्ट करके उस इकोनॉमी में वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन को जनरेट करेंगे, ठीक है। और फिर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस एंड वेजेस, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स इस चीज़ को मानते थे कि एक इकोनॉमी के अंदर जो वेज रेट होती है, जो वेजेस होते हैं और जो प्राइसेस हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एक और चीज़ वो मानकर चलते थे कि मनी एक्ट्स ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी किसी भी इकोनॉमी के अंदर या जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उस फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मनी जो है वो एक फंक्शन करती है, दैट इज़ इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी एक्ट्स ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और फिर लेसेस फेयर पॉलिसी भी उनका एक यकीन था, वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे लेसेस फेयर पॉलिसी के ऊपर। और लेसेस फेयर पॉलिसी का मतलब आप जानते हो, जहाँ पर लीस्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होता है किस चीज़ के ऊपर, यानी जो भी इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन को लेकर, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट को लेकर, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज को लेकर, तो उसमें वो लेसेस फेयर पॉलिसी पर ही यकीन रखते थे। और फिर वेज रेट इज़ इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का ये मानना है, वो ये मानते थे कि वेज रेट जो एक लेबर को मिलती है, वो उसको कितनी मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी वो लेबर उसका कंट्रीब्यूशन जितना होगा प्रोडक्शन के एतबार से टोटल प्रोडक्टिविटी में, तो उसके एतबार से उसकी वेज रेट जो है उसको मिलनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो थे जिनको क्लासिकल्स ने बनाया था, या जिसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल्स। अब आगे अगर हम बात करेंगे, तो फिर अगर हम समरी की बात करेंगे, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर हम इसकी समरी के बारे में बात करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी की समरी, यानी इन पॉइंट्स से हम बखूबी समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो वो ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ये व्यू रखते थे, या उनका ये मानना था कि जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर लेसेस फेयर पॉलिसी प्रिंसिपल को अपनाया जाता है, तो वो इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम लेवल पर होती है। यानी पहला पॉइंट हम यूँ कह सकते हैं क्लासिकल्स के व्यू पॉइंट से, कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर लेसेस फेयर प्रिंसिपल को अपनाया जाता है या जाता था, उस इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो होती थी उस इकोनॉमी के अंदर। ये पहला पॉइंट। दूसरा, द फ्री मार्केट मैकेनिज्म एंश्योर्स ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट marginal productivity of factors of production in all industries is same। यानी कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को मान के चलते थे कि जब फ्री मार्केट मैकेनिज़्म होगा उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, तो उस फ्री मार्केट मैकेनिज़्म की वजह से उस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, या जो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का होना मुमकिन है, ठीक है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो हमेशा फैक्टर्स की होती है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऑल इंडस्ट्रीज़ में एक जैसी होगी, सेम होगी। यानी
ایک فری مارکیٹ میکانزم جو ہے وہ ایک اکانومی کے اندر اس چیز کو ممکن بنا دیتا ہے کہ اس اکانومی کے اندر جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مارجنل پروڈکٹیوٹی آف فیکٹرس آف پروڈکشن جو ہے وہ سبھی انڈسٹریز میں ایک جیسی ہوگی، سیم ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم تیسرے پوائنٹ پہ بات کریں تو لیبر فورس از فلی امپلائڈ ایٹ دا مارکیٹ ویج ریٹ، یعنی کلاسیکلز یہ مان کر چلتے تھے کہ اس اکانومی کے اندر جو بھی لیبر فورس ہے وہ لیبر فورس جو ہے وہ فلی امپلائڈ ہے ایٹ مارکیٹ ویج ریٹ۔ اس سمے جو مارکیٹ کے اندر ویج ریٹ پریویل ہوتی ہے، جو ایگزسٹنٹ مارکیٹنگ ویج ریٹ ہے، اس مارکیٹنگ ویج ریٹ پہ اس اکانومی کا جو ٹوٹل لیبر فورس ہے وہ فلی امپلائڈ ہے، یعنی وہاں پر بے روزگاری نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اور پوائنٹ کی بات کریں تو ایکچوئل آؤٹ پٹ ایکولز پوٹینشیل آؤٹ پٹ، یہ کلاسیکل اکانومسٹس کا ایک اور مطلب پاسٹولیٹ بھی تھا، یا مانتے تھے اس چیز بلیف وہ رکھتے تھے کہ ایک اکانومی کے اندر جو ایکچوئل آؤٹ پٹ ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے، پوٹینشیل آؤٹ پٹ کے برابر۔ ایک اور پوائنٹ ہے، دیر از نائدر انڈر پروڈکشن نار اوور پروڈکشن، یعنی کلاسیکل اکانومسٹس اس چیز کو مانتے تھے کہ ایک اکانومی کے اندر ہمیشہ فل امپلائمنٹ ہوگا، اور سچویشن آف انڈر امپلائمنٹ اینڈ سچویشن آف اوور پروڈکشن جو ہے وہ دونوں چیزوں کو رول آؤٹ کرتے تھے، یعنی اکانومی کے اندر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈر پروڈکشن ہوگی یا پھر اوور پروڈکشن ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مطلب یہ میں جنرل کی بات کر رہا ہوں، یعنی جنرل ایک اکانومی کے اندر نہ تو انڈر پروڈکشن ہوگا اور نہ ہی اوور پروڈکشن ہوگا۔ پھر entire market system works automatically and it maintains the economy in equilibrium، یعنی اکانومی میں جو پورا مارکیٹ سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی مینٹین ہوتا ہے یا وہ آٹومیٹکلی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اکانومی کو ہمیشہ ایکویلیبریم پوزیشن پر ہی رکھتا ہے، یعنی اکانومی کے اندر ہمیشہ ایکویلیبریم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پورا مارکیٹ سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، whatever there is a whenever there is a deviation from the equilibrium, the invisible hands of demand and supply come into operation and restore the equilibrium۔ classicals یہ مانتے تھے کہ اگر ایک فری کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر کبھی ڈس ایکویلیبریم کنڈیشن ہو گئی تو اس اکانومی کے اندر جو مارکیٹنگ فورسز آف ڈیمانڈ ہے، مارکیٹنگ فورسز آف سپلائی جو ہے، وہ دونوں آپریشن میں آ جائیں گی، وہ دونوں فورسز جو ہیں اس اکانومی کے اندر واپس اس ایکویلیبریم کو ریسٹور کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر ڈس ایکویلیبریم کنڈیشن کبھی ہوگی تو اس ڈس ایکویلیبریم کنڈیشن کو دور کرنے میں مارکیٹنگ فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور اس مارکیٹنگ فورسز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بدولت اس اکانومی کے اندر ایکویلیبریم جو ہے وہ پھر ریسٹور ہوگا۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از کالڈ کلاسیکل تھیوری آف امپلائمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو انت میں اگر ہم پھر ایک بار اس کے اوپر تھوڑا بہت میں آپ لوگوں کو ریکیپچولیٹ کچھ پوائنٹس کرا دوں کہ کلاسیکل تھیوری آف امپلائمنٹ جو ہے کسی پرٹیکولر تھیوری کا نام نہیں ہے، بلکہ کلاسیکل اکانومسٹس جو تھے، جن میں ایڈم سمتھ، جن میں جے بی سے، جن میں ڈیوڈ ریکارڈو، جن میں جے ایس مل، ٹھیک ہے نا، جن میں اے سی پیگو، ان سبھی اکانومسٹس نے کچھ پاسٹولیٹس بنائے، ان کا کچھ یقین تھا، ان کی کچھ سٹیٹمنٹس تھے، ٹھیک ہے نا، کس چیز کو لے کر، انکم اینڈ امپلائمنٹ کو لے کر۔ تو وہ جو ایک اکانومی ہوتی ہے اس میں جو انکم ہے، اس میں جو امپلائمنٹ ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے جو اپنی رائے رکھی، انہوں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا، انہوں نے جو اپنا طریقہ سامنے رکھا، تو ان سبھی چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم کیا کہتے ہیں، کلاسیکل تھیوری آف امپلائمنٹ، یا سیدھے طور پر ہم ان کو کیا بولتے ہیں، پاسٹولیٹس آف کلاسیکل اکانومسٹس۔ تو اس میں جیسے ایک اکانومی کے اندر ہمیشہ فل امپلائمنٹ پایا جاتا ہے، ایک اکانومی اوور پروڈکشن اینڈ انڈر پروڈکشن کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ایک اکانومی میں جب ایکویلیبریم ہوتا ہے تو اس سمے فل امپلائمنٹ اس اکانومی میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اکانومی جو ہے اس میں ویجز اور پرائز جو ہے وہ فلیکسیبل رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
और एक इकॉनमी में अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा तो उस डिसइक्विलिब्रियम को वापस रेस्टोर किया जाता है इक्विलिब्रियम में। तो किस तरीके से जो इनविजिबल हैंड जिसको उन्होंने कहा, मतलब ऑटोमेटिक फोर्सेस ऑफ मार्केटिंग फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बदौलत बदौलत तो या उस इकॉनमी का जो एंटायर मार्केटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ठीक है ना। और इस तरीके से इकॉनमी के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को मेंटेन करके रखता है। या फिर हम यूँ कहेंगे कि एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये कहलाता है समरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी, या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लेक्चर के आगाज़ में ही मैंने बता दिया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए सेज लॉ ऑफ मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है उसको हम कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन उसका मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगा या उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है, सेज लॉ ऑफ मार्केट कैसे काम करता है, और कैसे सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एज अ कोर माना जाता है। तो जब तक के लिए मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना, तब तक अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे और मुझे भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।